तो हम लोग पिछले क्लास में थर्मोडायनेमिक्स की एक बड़े अच्छे इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर किए थे, जो कि जहाँ से हम लोग एक एक्सटेंसिव या एक्सटेंट और इंटैक्ट यानी एक्सटेंट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग प्रूफ किए थे। जहाँ पे हम लोग देखे थे कि डीपी की वैल्यू कैसे वो एक्सटेंट के रूप में काम करता है, एक डिफरेंशियल फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल फंक्शन के आधार पर कैसे उसको वेरीफाई करते हैं। फिर उसके बाद उसके डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लाए थे और लास्ट में हमने प्रूफ किया था कि जितने भी ये वेरिएबल कॉन्स्ट राशि होते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारे के सारे जो होते हैं वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम इससे आगे की तरफ बढ़े तो इसके आगे हम लोग, क्योंकि वो जो हमने प्रूफ किया था वो एग्ज़ाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो उसका लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में सारे वीडियो सेव हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा है पर उसमें काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशन है और हम डेरिवेशन उस हिसाब से कराए हैं जिसमें बायो के बच्चों को काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि मैथ के बच्चों तो आसानी से डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं, लेकिन बायो के बच्चों को डिफ्रेंशिएशन करने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है। डिराइव करने के लिए उन लोगों को रट्टा मारना पड़ता है तब जाकर, क्योंकि एग्जाम में ये एक क्वेश्चन आता है और एक जो क्वेश्चन जो होता है वो 17.5 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसीलिए एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसीलिए आप इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। आज हम उसके 2 डेरिवेशन और करने जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए, ये जो हमारा पास पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि आइडियल गैस इक्वेशन में पी वी इक्वल टू एनआरटी है, तो एनआरटी हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो होता है वो एक मोल को लेकर हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है। तो पी वी इक्वल टू आर टी है। अब इस पर प्रूफ करना है कि जो डीपी है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रेशर, जो है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल के रूप में काम करता है। ठीक है। तो ये इसको हम पहले प्रूफ करना है। हमारे पास ये क्वेश्चन आता है और आपको बता दें कि एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम 5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा हर बार होता है। ठीक है। तो हम लोग जो, अगर पीछे का आपको याद होगा तो हमने पहले ही कहा था कि हमारे पास सबसे पहले जो एवब इक्वेशन है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, सोल्यूशन क्या होगा, जो इक्वेशन दिया गया है पी वी इक्वल टू क्या है, आर टी। हमें किसको लेना है, टीपी है हमारे पास है, इसीलिए यहां से हम P इक्वल टू क्या ले सकते हैं, आर टी अपॉन भी। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान रखेंगे। यहां पे 2 वेरिएबल है, एक है टेम्परेचर और एक है यहां पर वॉल्यूम। ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं कि इसको हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान रखेंगे, जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन को, तो ऐसे कंडीशन में जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे वो एक क्वेश्चन को सिर्फ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दूसरे को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। अगर हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट। ध्यान रखें, हम यहां पे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर विथ क्या, एट कांस्टेंट v, एट कांस्टेंट v। आपको ही पता है कि जिसके रेस्पेक्ट में अगर हम कांस्टेंट v है तो v को कांस्टेंट है तो उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन पर करना है तो यहाँ पे कुछ, इसकी पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dp, डिफरेंशिएशन इक्वेशन dp अपॉन में क्या, dt विथ रेस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। तो हम छोटा लिखते हैं क्योंकि बड़ा इक्वेशन है, तो dp अपॉन क्या, dt विथ किसके कांस्टेंट में, v, डिफरेंशिएशन करते हैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट v, इक्वल टू क्या, अब देखो ये r है। ठीक है। तो आर टी है, टी के पावर कितना है, 1 है। आपको पता है ना कि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 कहां आएगा, आगे, और टी 1 माइनस क्या, 1, पता है ना, एक्स के पावर एन इक्वल टू डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। एक्स टू द पावर एन होता है, जब उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो जो पावर होता है उसके आगे आ जाता है और इसमें से -1 हो जाता है, तो n -1, यहाँ एन की वैल्यू कितना है, 1, आगे आएगा तो कितना आएगा, 1
और 1 माइनस 1 यानी कि 1 टी के पावर 0, और टी के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 0, मतलब टी यहां से क्या हो गया खत्म, तो आर अपॉन में ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। गौर समझो, जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया जाता है ध्यान रखेंगे उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि किसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास dv अपॉन dt जब हम लोग लिखते हैं इक्वेशन को, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और जिसको कांस्टेंट में, तो डिफरेंशिएट किए हैं विथ रेस्पेक्ट टू t विथ कांस्टेंट क्या v, विथ कांस्टेंट v, जहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट v। ठीक है, तो जैसे यहां पर डिफरेंशिएट किए तो डिफरेंशिएट करेंगे तो जिसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं उसको किनारे रखते हैं, जिसको डिफरेंशिएट करना होगा यहां लिखेंगे। ठीक है, अब दोबारा इक्वेशन को फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब दोबारा लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू v, विथ रेस्पेक्ट टू v, क्योंकि t तो यहां गायब है, विथ रेस्पेक्ट टू v। अब जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा कहां, अब ये dp अपॉन dt एक इक्वेशन तो आपका है ही है, dp अपॉन dt एक इक्वेशन है, dv को भी क्या लिखेंगे dp अपॉन dv, यहां कितना हो जाएगा r और v है, ध्यान रखना यहाँ पर v ऊपर जाएगा, ये r v ऊपर जाएगा तो कितना होगा -1 होगा, तो r और ये -1 कहाँ आएगा -1 इंटू में है। ठीक है, v -1 तो माइनस आर भी -2, ये नीचे आएगा तो क्या लिख सकते हैं आर भी स्क्वायर, माइनस में तो क्या लिख सकते हैं इसको भी स्क्वायर। ठीक है, इसी को लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं डेल स्क्वायर पी अपॉन डी टी इंटू डी वी इज इक्वल टू आर माइनस भी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आ गया आपका थर्ड। ठीक है, अब तीसरा इक्वेशन मिल गया। अब हमारे पास एक जो हमारे पास ये डीपी मिल गया, मतलब कि हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है, अब इस फर्स्ट इक्वेशन को फिर हम अब पिछली बार क्या किए थे तो रेस्पेक्ट टू टी कांस्टेंट भी किए थे, अब हम करेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसको हम घेर देते हैं। अब फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ या डिफरेंशिएटिंग दोनों शब्द लिख सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन फर्स्ट किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू भी एट कांस्टेंट टी। तो क्या लिखेंगे यहां पर dp अपॉन रेस्पेक्ट टू भी, dv यहां कांस्टेंट t। ठीक है, और यहां पे क्या है ध्यान रखेंगे RT है, तो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है v के, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है T है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो R यहाँ पे T हो गया, और ये v है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अभी देखे हो यहाँ जब v को डिफरेंशिएट किया तो कितना हो गया था यहाँ पर v स्क्वायर और माइनस क्या 1। आई बात समझ में। अब देखो जब कांस्टेंट T है, अब इसके बाद फिर से अब इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे v है, अब यहाँ पे क्या है T है। ठीक है, अब यहां पे फिर से इक्वेशन, अब इक्वेशन नंबर कितना हो गया ये 4। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन 4 विथ रेस्पेक्ट टू टी, ध्यान रखें टी के रेस्पेक्ट में विथ कांस्टेंट भी, अब भी को कांस्टेंट रखना है। अब जरा बताओ तो इसको क्या लिख सकते हो dp अपॉन में dv पहले से है, अब t के रेस्पेक्ट में करोगे तो dp अपॉन क्या dt। ठीक है, इक्वल टू
ये कितना होगा, टी का डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जब टी को डिफरेंशिएट किया, टी के पावर कितना है 1 है, ये 1 आगे आएगा, 1 - 1 0, टी के पावर 0 = 1 लिख सकते हैं। आर अपॉन में क्या वी स्क्वायर पे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं डेल एस स्क्वायर पी अपॉन में डी वी इंटू क्या डी टी = आर अपॉन में वी एस स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 5। अब जरा गौर से इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 दोनों के राइट साइड आपस में क्या है, बराबर है। जब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 5, अगर आप 3 और 5 को देखोगे तो इसके दोनों के राइट साइड आपस में क्या है, इनके दोनों के राइट साइड आपस में क्या है, बराबर है। जब राइट साइड बराबर होंगे तो लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। या तो आप भी आर स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू क्या करो, उठाकर यहां रख दोगे, तो क्या होगा, जब दोनों इक्वेशन के आपस में एक साइड बराबर तो दोनों साइड भी आपस में बराबर होते हैं, तो कितना लिख सकते हैं डेल स्क्वायर पी अपॉन में डी टी इंटू डी वी = क्या डेल स्क्वायर पी अपॉन में डी वी इंटू डी टी। यही तो शर्त है कि अगर क्या कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है तो उसका इस फॉर्म में आना, जो हमारे पास जिसको हम लोग वेरिएबल जिसको हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल करते हैं वो किसके रूप में, अपर रूप में आना चाहिए, जो बाकी दो होते हैं वो नीचे वेरिएबल रूप में आना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो क्या था डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डी वी इंटू डी टी = डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डी टी इंटू डी वी। इस रूप में आना चाहिए इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन का ये रूल है कि डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डी वी इंटू डी टी, या यहाँ पे क्या था डी एक्स इंटू डी वाई, चलो हम एक्स वाई का लिख देते हैं, और डी वाई इंटू क्या डी एक्स, याद है। जहां पे फाई क्या था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल था, ठीक है, और dx और dy क्या है, उसके वेरिएबल है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है यहाँ पर p है, तो देखो डी स्क्वायर फाई डी स्क्वायर पी और एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन था, टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो dx इंटू डी वाई, तो dt इंटू डी वी दोनों वेरिएबल है, और इंटू डी वाई इंटू एक्स है, डी वी इंटू डी टी। तो ये हमारे पास अगर इस रूप में आता है तो वह एग्जैक्ट इक्वेशन होता है। देखो उस एग्जैक्ट इक्वेशन में ये आ गया। तो इस तरह से ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बना लीजिए, ठीक है, बना लो। हमें उम्मीद है कि अब आपको डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान हो गया होगा, आप डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। हम बताएं आपको बायो वाले बच्चों पर हमें विशेष ध्यान देना है, एक हम भी बायो के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो इसलिए हम लोग को पता है कि मैथ की कीमत क्या होती है, ठीक है। बायो पढ़े हैं हम लोग, तो हम लोग को मैथ की कीमत समझ में आती है, इसीलिए हम लोग बायो वाले बच्चों की दर्द समझ सकते हैं। चलो बनाओ, इसको बना लीजिए। देखो अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है कि यहां पे प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे dt जो है वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल दिखाना है। ध्यान रखेंगे, हम आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल दिखाना है, सॉल्यूशन में क्या होगा कि इफ क्या डेल स्क्वायर टी, ध्यान रखेंगे डेल स्क्वायर टी डीवी इंटू डीपी, क्या डीएल स्क्वायर टी डीवी इंटू डेल पी = डेल स्क्वायर टी अपॉन में डेल पी इंटू डेल भी। अगर ऐसा इक्वेशन आता है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में dt विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ध्यान रखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने का यही शर्त है कि अगर ऐसा इक्वेशन हम लोग को मिल जाता है तो वह इक्वेशन जो होगा वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब ऐसे कंडीशन में हमें जब प्रूफ करने की बारी आती है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन क्या है PV = RT, ठीक है, हमें किसको रखना है, T को रखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं T = PV अपॉन में R लिख सकते हैं, T = PV अपॉन में R, ठीक है। अब चलो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया, यही हमारे पास मेन हथियार है, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम गिवन इक्वेशन, ठीक। अब
एक एक करके करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान रखेंगे, तो लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन फर्स्ट with respect to respect to v at constant p को कांस्टेंट करते हुए v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, डेल टी अपॉन में डेल किसको, कांस्टेंट v और विथ कांस्टेंट क्या, p, विथ रेस्पेक्ट टू v कांस्टेंट p इक्वल टू क्या। अब ध्यान रखो, v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो v के पावर कितना है, 1 आएगा, 1 आगे तो v 1 माइनस कितना 1, तो 1 इंटू वी 0, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, वी के पावर 0 इक्वल टू 1 यानी कि 1, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, ये 1 हो जाएगा, तो p अपॉन में r, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। ठीक है, कैसे हम लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना। ठीक, अब फिर से इसी इक्वेशन को हम एक बार अब किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू किसके, अब p के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू p, क्योंकि यहां पर r तो कांस्टेंट रहता है, तो क्या लिखेंगे, डेल टी अपॉन में डेल v, डेल टी अपॉन में डेल p, और p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये p के पावर कितना है 1 है, तो 1 इंटू पी 1 माइनस 1 अपॉन में कितना r, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू पी के पावर 0 अपॉन में कितना r, तो 1 इंटू 1 अपॉन में r इक्वल टू 1 अपॉन, आएगा समझ में। ये 1 कैसे आया, क्योंकि ये आगे होता है, फिर से बता दें, x टू द पावर n, तो n इंटू इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है x इंटू n इंटू n माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहां से, डेल डेल एस स्क्वायर टी अपॉन में डेल वी इंटू डेल पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 3। अब जो हम लोग डिफरेंशिएशन इक्वेशन कर दिए, अब एक बार तो हम लोग पहली बार किसके डिफरेंशिएशन में किए थे, इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट t। अब इसके बाद इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग the equation first with respect to, पहली बार हम रेस्पेक्ट किए थे v, अब हम रेस्पेक्ट करेंगे p at कांस्टेंट v। अब हम v को कांस्टेंट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो क्या लिखेंगे यहां से, डेल t अपॉन में रेस्पेक्ट टू डेल v कांस्टेंट क्या, सॉरी डेल p कांस्टेंट क्या है v। अब यहां p है तो p के रेस्पेक्ट में, तो p के पावर कितना 1 माइनस 1, यहां आगे आएगा 1 इंटू क्या v, और अपॉन में कितना r, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू पी के पावर 0 इंटू v अपॉन में कितना r, तो यहां से कितना हो जाएगा 1 इंटू v अपॉन में r, तो यहां से कितना हो जाएगा v अपॉन में r। ठीक है, तो क्या हो गया, डेल टी अपॉन में डेल पी इंटू वी इजिकल टू क्या, v अपॉन में r, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन 4 विथ रेस्पेक्ट टू v, तो v लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल टी अपॉन में डेल p और डेल टी अपॉन में डेल v इजिकल टू कितना v, यहाँ पावर में 1, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में कितना r, 1 इंटू v के पावर 0 इंटू r, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन में r, यानी 1 अपॉन में r। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, डेल एस स्क्वायर टी अपॉन में डेल p इंटू डेल v इजिकल टू क्या 1 अपॉन में r, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3, अब गौर से देखो, तो इक्वेशन 3 और 5 को हम यहां लिख देते हैं
फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5। तीसरे का देखो यहां पर भी कितना है 1/r है, यहां पर भी क्या है 1/r है, तो दोनों के RHS बराबर है तो LHS आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, या 1/r की वैल्यू कितना है इतना है, इसको यहां पुट कर दोगे तो क्या निकल कर आएगा डेल स्क्वायर टी अपॉन में डेल स्क्वायर भी इंटू डेल स्क्वायर पी, डेल स्क्वायर टी अपॉन में डेल स्क्वायर पी इंटू डेल स्क्वायर भी। जरा गौर से देख के बताओ जो इक्वेशन यहाँ लिखे हैं क्या इसको ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। तो ये जब इक्वेशन वेरीफाई करता है तो नीचे लिखेंगे सो या थस, क्या लिखेंगे नीचे लास्ट में कैलकुलेशन में थस dt, ध्यान रखेंगे dt इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और ये आपका 5 नंबर आपको 5/5 मिल गया। ठीक है, तो ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है एग्जाम में, आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बना लीजिए इसको। अब लोग हम यहां से नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के कुछ कंसेप्ट हम लोग सीखे, अब यहां से हम एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है हीट एंड वर्क। ठीक है, हीट एंड वर्क के सारे सिस्टम को हम लोग कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और फिर हम लोग आ जाएंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस एंड साइक्लिक एडियाबैटिक थर्मल। हम आपको बता दें कि हमारा लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, मतलब नंबर ऑफ लेक्चर्स की संख्या ज़्यादा होंगे, लेकिन जिस दिन आप थर्मोडायनेमिक्स के पूरे लेक्चर देख लेंगे आपको हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आफ्टर देन नो एनी टीचर विल नीड टू टेक हेल्प फॉर एनी बेसिक एंड ए ब्रॉड कंसेप्ट। आपको किसी तरह की कोई भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी छोटे और ब्रॉड, ब्रॉड नॉट एब्रॉड, ब्रॉड बड़े बड़े आप कंसेप्ट को आसानी से निकाल लेंगे। या तो बाहरी कंसेप्ट हो, एब्रॉड टर्म बाहरी के लेकर है, बाहरी कंसेप्ट हो या इंटरनल। को बता दें कि जिस दिन आप थर्मोडायनेमिक्स के पूरे लेक्चर देख लेंगे आप थर्मोडायनेमिक्स के एक बादशाह के रूप में काम करेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री आप इतने आसानी से निकालेंगे क्योंकि हम भले नंबर ऑफ हम किसी भी अन्य टीचर की तरह एक भी कंसेप्ट छोड़ नहीं रहे, नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा होंगे, लेकिन नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा होने से आप परेशान ना हो। हम आपको इतने एक एक पॉइंट, क्योंकि हमें लेक्चर जब हम लोग यूट्यूब पर बनाते हैं तो किसी एक यूनिवर्सिटी को फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग भारत में पाए जाने वाले जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं हम हर यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख के हम लोग पढ़ाते हैं। हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी सिलेबस उठा के देखते हैं, विद्यापीठ यूनिवर्सिटी देखते सिलेबस देखते हैं, फिर उसके बाद अग्रसेन की जो सिलेबस जो चलाते हैं वो लोग विद्यापीठ वाले से ही चलाते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे आगरा यूनिवर्सिटी का हो गया या भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का हो गया, उधर बिहार में जेपी यूनिवर्सिटी का हो गया। ठीक है, इधर से आपको नालंदा यूनिवर्सिटी का हो गया, या आपको क्या कहते हैं तो ये जितने भी जैसे पटना यूनिवर्सिटी का हो, कितनी कई सारी यूनिवर्सिटियों की सिलेबस हम लोग को एक साथ लेनी पड़ती है। ठीक है, तो कि यूट्यूब देखने वाले बच्चे सिर्फ यूपी बिहार के नहीं होते, इधर राजस्थान के भी बच्चे होते हैं, जैसे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, तो एक यूनिवर्सिटी के बच्चे तो होते ही नहीं है, कई सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं, इसीलिए हम लोग सिलेबस को जब भी उठाते हैं तो कई यूनिवर्सिटियों को आपस में मर्ज करके तब हम लोग देखते हैं कि हाँ यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो इस सिलेबस, आपको बता दें कि भारत के सबसे ज़्यादा अगर किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सिलेबस, बहुत ब्रॉड सिलेबस है उसका। ठीक है, अब वो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जब भी लगा हमारा पढ़ाने के समय में ध्यान, क्या नाम है, हमें ध्यान इस बात का देना रहता है कि हमें हमारे वीडियो देखने वाले भारत के हर यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, इसीलिए हम जो जो आपके सिलेबस के पार्ट नहीं आप उसको कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पीजी अच्छे कॉलेज से करना है, पीजी चूँकि आप बीएससी के बाद एमएससी करने जाएंगे तब एमएससी के लिए जब पेपर देंगे केमिस्ट्री के लिए, बीएससी एमएससी केमिस्ट्री के लिए, तो आपको ये सब चैप्टरों से बहुत क्वेश्चन आएंगे और आपको बड़े आसानी से निकलता हुआ दिखेगा। आपको नहीं विश्वास होगा तो कुछ क्वेश्चन हम लास्ट में कराएंगे भी और दिखाएंगे कि देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ से अगर हम हीट की तरफ अगर बढ़े तो जनरली अगर हम हीट का डिफरेंशिएशन पूछें, सॉरी नॉट डिफरेंशिएशन, डिफिनीशन पूछें तो क्या जवाब देते हैं, कहते हैं कि
एक ऐसी अमाउंट होता है या कुछ कुछ ऐसे क्वांटिटी होता है, जनरली जो हीट का जनरल डिफरेंशिएशन होता है वो, सॉरी डिफिनीशन क्या होता है, तो हीट कहते हैं कि अमाउंट होता है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स होता है जो किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है। ध्यान रखेंगे, सिस्टम को इक्विलिब्रियम बनाने के लिए जो अमाउंट या जो मटेरियल या जो एक ऐसे थिंग्स, ठीक है, जो कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आता है, क्या होता है कि किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जिस मटेरियल का ट्रांसफर होता है, दिस इज कॉल्ड हीट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट? हीट क्या होता है कि किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर लेवल पर जिस मटेरियल का ट्रांसफर होता है, हायर से लोअर मेंटेन करने के लिए क्या होगा, हायर से हीट निकलेगा या जो मटेरियल्स निकलता है वो लोअर में आता है, लोअर बढ़ना शुरू करता है, हायर घटना शुरू करता है, आपस में आकर बैलेंस होता है। जो घटना बढ़ने में सपोर्ट करता है, दिस इज कॉल्ड हीट। आई बात समझ में? लेकिन इसी चीज को अगर थर्मोडायनेमिक्स में अगर पूछा जाए तो व्हाट डिफिनेशन ऑफ हीट, तब हम क्या बोलेंगे? तो कहते हैं कि यहां पे एक अगर कोई कंटेनर है और यहां पे क्या है, कंटेनर है, मान लो कि कंटेनर में कोई मटेरियल्स यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, ये जो है आपका एक सिस्टम है, ये जो है आपका बाउंड्री है, और ये बाहर क्या है आपका सराउंडिंग है, ठीक है। तो कहा कि सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए बाउंड्री के थ्रू, ध्यान रखेंगे, इन थर्मोडायनेमिक्स हीट की डिफिनेशन क्या होता है कि द फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग चेंज इन इट्स स्टेट, during change in a state when there is difference in temperature between system and surrounding is called heat। क्या कहा कि जब भी किसी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब क्या होता है, बाउंड्री के थ्रू जब क्या होता है, कोई चेंज होता है या ट्रांसफर होता है, खास करके मान लीजिए कि कि यहाँ पे अगर एक कंटेनर है, इसमें क्या कर दें हम, पानी भर दें, और एक पूरा का पूरा गर्म पानी भर दें, हॉट वाटर भर दें, और जो हमारा ये जो आपका क्या कहते हैं सराउंडिंग है, वह आपका डाइथर्मल होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ बाहर अगर टेम्परेचर ठंडा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोल्ड है, तो क्या होगा, इस बाउंड्री के थ्रू हीट का ट्रांसफर अंदर से बाहर और बाहर से अंदर होगा। तो जिस मटेरियल का ट्रांसफर होता है, इसी मटेरियल्स को आगे चलकर हम लोग हीट करते हैं। आई बात समझ में? जनरल हीट का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी दो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, वहां सिस्टम यूज ही नहीं करते, हम लोग कहते हैं जनरल इक्वेशन कहते हैं कि द थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ द टू सिस्टम, कह भी देते हैं बाय टू सिस्टम बाय asserting that a equilibrium of heat flow from higher concentration to the लोअर कंसंट्रेशन। इससे हम लोग जनरल हीट का डिफिनेशन होता है। लेकिन अगर हम थर्मोडायनेमिक हीट का डिफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पे कहते हैं कि क्या किसी भी सिस्टम में और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो क्वांटिटी का ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड क्या, हीट। ठीक है, तो आप एक काम करो, पहले लिखो जनरल डिफरेंशिएशन ऑफ हीट, हायर डिफरेंशिएशन, जनरल डेफिनेशन ऑफ हीट, जनरल डेफिनेशन ऑफ हीट लिखिए, द अटेनमेंट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, अटेनमेंट मतलब अटेंड करना, द अटेनमेंट ऑफ ATTINMENT, attainment of thermal equilibrium of two system by asserting that a quantity of heat Q
has flow from system of higher temperature to the system of lower temperature. अब लिखो thermodynamic definition. Heat is defined a quantity that flow across the boundary of a system during change in its state when there is a difference in temperature between the system and its surrounding. नीचे लिखिए it flow from a point of higher temperature to the point of lower temperature. हो गया. नीचे लिखिए some important point. पहला लिखिए heat appears only at the boundary of the system. दूसरे पॉइंट में लिखिए heat appear only during change in a state. तीसरा लिखिए heat absorb clearly in effect in the surrounding. Heat is observed clearly by an effect in the surrounding. और चौथा लिखिए the quantity of heat is equal to the number of gram of water in the surrounding, which are increased by 1 degree of temperature starting at a specified temperature under a specific pressure. पांचवा लिखिए heat is an algebraic quantity. नोट करके लिखिए it is positive if mass of water in that surrounding is cooled. Means when the heat flow from surrounding or heat absorbed by system from the surrounding but it's negative if mass of water is surrounding is warmed. Means heat flow from system to surrounding means or heat absorbed by surrounding from the system तो सबसे पहले कहा जाए कि व्हाट इज द हीट का मतलब जनरल डिफरेंशिएशन तो हम बता दिए.
फिर उसके बाद हमने कहते हैं कि हमारे पास दो वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू जो होगा Q की वैल्यू नेगेटिव और एक होगा Q की वैल्यू पॉजिटिव। कब Q की वैल्यू नेगेटिव होगा और Q की वैल्यू कब पॉजिटिव होगा, ध्यान रखेंगे। अगर एक कंटेनर में, ये कंटेनर है और ये इसका बाउंड्री है, ठीक है, ये ऐसा क्या है, इसका एक बाउंड्री है, ठीक। अब देखो, अगर हीट की वैल्यू कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा, अगर कंटेनर में रखा हुआ कोई सिस्टम है और इससे अगर हीट बाहर निकलता है, ध्यान रखेंगे, अगर सिस्टम से किस में जा रहा है, सराउंडिंग में, ठीक है, और ये क्या है आपका सिस्टम है, तो अगर सिस्टम से सराउंडिंग में, ध्यान रखेंगे, सिस्टम से अगर हीट कहां जा रहा है, सराउंडिंग में, तो यहां पर Q की वैल्यू होगी नेगेटिव। लेकिन अगर यही सराउंडिंग से अगर सिस्टम में जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर Q की वैल्यू जो होती है वह पॉजिटिव होती है। आई बात समझ में? अगर सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आएगा तो Q की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, अगर सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा तो Q की वैल्यू जो होगी वह निगेटिव होगी। इस बात को दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अब देखो, जो हम लोग SI यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट ऑफ हीट जो होता है, क्या होता है, SI यूनिट हीट की होती है जूल। SI यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, जूल होता है। एक जूल जो होता है वह 0.2390 कैलोरीज होता है, ठीक है, और एक कैलोरी जो होता है, एक कैलोरी जो होता है वह 4.184 जूल के बराबर होता है, ठीक है, और 1 किलो कैलोरी जो होता है वह 4.184 किलो जूल के बराबर होता है, ठीक है। अगर इसे आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किलो जूल में, ठीक है। आप इस क्वांटिटी को हमेशा याद रखिएगा। हीट की सिस्टम Q कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, इसको भी आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, Q जो होता है वह एक पाथ फंक्शन होता है, ये एक स्टेट फंक्शन नहीं होता है। नोट करके लिख लो, Q इज अ पाथ फंक्शन। नोट करके लिखो, Q इज अ पाथ फंक्शन। Q इज अ पाथ फंक्शन, not a state function. Q is a path function, not a state function. Q is a path function, not a state function. तो अभी हमने एक नोट करके लिखवाया है कि Q जो होता है एक पाथ फंक्शन होता है, कि स्टेट फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। हम कैसे इसको मान लें, बेटा मार्क कर लो, ये भी आपके एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं। पता है, प्रूफ करो कि हीट जो होता है एक पाथ फंक्शन होता है, एक स्टेट फंक्शन नहीं होता है। हाउ कैन इट प्रूफ? अगर ये स्टेट फंक्शन होता, ध्यान रखेंगे, यदि अगर ये स्टेट फंक्शन होता है, इफ हीट टू बी अ स्टेट फंक्शन, अगर ये स्टेट फंक्शन होता तो ऐसे स्थिति में जो हमारे पास इक्वेशन आता, जो एनर्जी की इक्वेशन आती, वो हमको क्या मिलता है? इक्वेशन हम होता है, अगर हीट को लेके चलते हैं तो लिखते क्या हमारे पास, जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, टी हो या भी हो या कुछ भी आप लेके चलो, ठीक है। तो अगर एनर्जी को हम लोग यहाँ पर, अगर हीट को जो एनर्जी हम लोग पढ़ रहे हैं वो ई लेके पढ़े तो डेल स्क्वायर ई, ठीक है। जो इक्वेशन हमारे पास होगा वो डेल स्क्वायर ई डेल टी इंटू क्या, डेल वी, और डेल स्क्वायर ई अपॉन में डेल वी इंटू क्या होना चाहिए, डेल टी होना चाहिए। अगर ये इक्वेशन इस तरह से होता तो हम लोग मानते हैं कि क्या होता है, ये स्टेट फंक्शन है। पर ऐसा होता है कि नहीं होता, अब हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एक चीज को समझते हैं, अब यहां से हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं। थोड़ा गौर से थोड़ा समझिएगा, ध्यान रखिएगा। हम पहले सॉरी कि ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने जा रहा है, लेकिन आप इसकी थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हिम्मत रखिएगा, क्योंकि एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचे आपको करा ही देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि लेट वी सपोज Q इज ए स्टेट फंक्शन, लेट
सपोज Q इज अ स्टेट फंक्शन। मान लो कि हमारे पास Q जो है एक स्टेट फंक्शन है, तो dq क्या होगा, देन dq टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तब हमारे पास Q क्या होगा, dq क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। हम लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू, हम आगे पढ़ाएंगे आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इजकल टू, ध्यान रखेंगे, डी क्यू इजकल टू डी ई प्लस पी डी भी, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम आगे आप इक्वेशन आपको सिखाएंगे कि लेकिन बट ई इजकल टू, ध्यान रखेंगे, फ्रैक्शन, ठीक है, टी इंटू भी, ठीक। अब ये फंक्शन टी इंटू वी है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इसी इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखें, ध्यान रखेंगे, इसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डीई इजकल टू, एक बार इसको कांस्टेंट में लिखो तो डेल ई अपॉन में, ध्यान रखेंगे जिसको कांस्टेंट में लिखेंगे, अगर इसको वेरिएबल तो डी टी इंटू क्या भी, और एक बार विथ रेस्पेक्ट टू, ध्यान रखेंगे यहां पर डी टी इंटू वी, और एक इसके टर्म में डी टी और प्लस क्या डेल ई अपॉन में डेल भी इंटू क्या टी और इंटू क्या डी टी। ये इक्वेशन नंबर 2। इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बार इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जिस तो कांस्टेंट क्या हो गया भी, अब इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू वी, और यहाँ पर डिफरेंस विथ वी विथ रेस्पेक्ट टू टी, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बड़ा कॉस्ट समझिएगा, ठीक है। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें से सेकंड को सबस्ट्रेटिंग इक्वेशन सेकंड, अच्छा इस तरह से लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, सेकंड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, दूसरे में से पहले को घटाना है। जब दूसरे में से पहले घटाना है मतलब इसको ऊपर लिखना और इसको क्या नीचे लिखना, हम यहाँ लिखते हैं फिर मिटा देंगे हम, आप लोग कॉपी पे उतार लीजिए क्योंकि हमारे पास जगह नहीं, इसलिए हम लिख नहीं जाए, इसको हम लिख के मिटा, आप लोग यहाँ हम लिखेंगे फिर से आप मिटा दीजिएगा। डी ई इजिकल टू क्या, डी ई अपॉन में डी टी डेल टी इंटू क्या भी डी टी, और प्लस डेल ई अपॉन में डेल भी इंटू टी और डी टी, और यहाँ पे क्या है डी क्यू इजिकल टू डी ई और प्लस पी डी भी, माइनस करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये प्लस में ये माइनस में क्या करेंगे कट जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा डी क्यू बच गया, ठीक है। अब डी क्यू बच गया तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या मिल गया हमको डी क्यू मिल गया। आप एक काम करो, माइनस मत करो, एक काम करो, जो हमारे पास डीई की वैल्यू है इसको उठाकर रख दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डीई इन इक्वेशन फर्स्ट, उठा के डाल दो, तो क्या लिख सकते हैं डी क्यू इजिकल टू डीई की वैल्यू, तो डेल ई अपॉन में डेल टी इंटू क्या भी डी टी प्लस डेल ई अपॉन में डेल वी इंटू टी डी टी लिख सकते हैं, और प्लस में क्या पी डी भी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इफ, अब ध्यान रखें, यदि डी भी इज इक्वल टू 0 हो तो हम लोग क्या मिलेगा, डी भी इज इक्वल टू 0 होगा तो इसकी वैल्यू 0 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो जैसे ही वैल्यू जब 0 होगा तो जितने भी 0 वाले वैल्यू वो कट के निकल जाएंगे, जैसे 0 वाली वैल्यू बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये 0 और ये 0, तो क्या निकल कर आएगा डी क्यू इज इक्वल टू डेल ई अपॉन में क्या डी टी, सॉरी यहाँ पे तो होगा भी ना,
कुछ कलर लिखे हैं क्या, डेल ई अपॉन में डेल टी इंटू डी टी, और यहाँ पे सॉरी जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको यहाँ डी भी, ठीक है। अब यहाँ पे डी भी है, ये डी भी की वैल्यू कितना, जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो होगा तो ये पूरा जीरो और ये पूरा जीरो, तो क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल टी भी इंटू डेल टी। इक्वेशन नंबर कितना, 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर डी भी इजिकल टू जीरो हो गया, नॉट डेल वी, डी भी इजिकल टू जीरो हुआ तो वी की वैल्यू जीरो, यहाँ पर जीरो। अब इक्वेशन मिल गया हमको ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर आ गया 4, ठीक। गौर समझिएगा, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो एकदम एक एक करके समझिए। अब ये जो है इसके अगर नीचे आ जाएगा, अगर ये दोनों तरफ अगर इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लेकर आ जाओ नीचे, विथ रेस्पेक्ट टू वी है तो डी क्यू अपॉन में क्या, डी टी इंटू वी इजकल टू क्या, डेल ई अपॉन में डेल टी इंटू क्या वी। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 तक हमको मिल गया। अब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं कैसे, ठीक है। अब इसको जो हम लोग इक्वेशन नंबर 5 मिला, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम v विथ रेस्पेक्ट टू t पर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन 5, इक्वेशन नंबर 5 विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करना है, v एट कांस्टेंट t, v एट कांस्टेंट t। तो जैसे ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी क्यू अपॉन में डी पी इंटू डी क्यू अपॉन में डी भी इजिकल टू क्या आएगा, डी ई, डेल ई अपॉन में डेल टी, डेल ई अपॉन में क्या, डेल टी, और इनटू क्या, डेल ई अपॉन में डेल भी, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, डेल एस स्क्वायर क्यू अपॉन में डी टी इंटू डी भी, और इसका डेल एस स्क्वायर डी ई अपॉन में डेल डेल टी इंटू डेल भी, और डेल टी इंटू क्या, डेल, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब जैसे ही इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन को आप ले लो इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फिर 2 में आओ, ठीक है, या इक्वेशन नंबर 2 क्यों, इक्वेशन नंबर 3। इफ, अब पहली बार हम लोग क्या किए थे, डी भी जीरो किए थे, इफ डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग डी टी को जीरो कर रहे हैं, तो डी टी जब जीरो होगा तो ये पोर्शन जीरो हो गया, तो क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डी क्यू इज इक्वल टू, अब ये पोर्शन जीरो तो ये वैल्यू जीरो हो गया, तो यहां पर क्या लिखेंगे, डी डेल ई अपॉन में डेल वी इंटू टी इंटू डी भी और प्लस पी डी भी, ठीक है। ये हमको मिल गया, आई बात समझ में। अब चूंकि टी के रेस्पेक्ट में है, इसको क्या करो, यहां से दोनों तरफ डीवी से डिवाइड कर दो। जब डीवी से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, ये डीवी दोनों के दोनों क्या करेंगे, कट जाएंगे। तो जब दोनों तरफ डीवी से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई डीवी, तो क्या हो जाएगा, या आप जब इसको ले सकते हो डी क्यू अपॉन में डीवी विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या लिखेंगे, डेल ई अपॉन में डेल वी विथ रेस्पेक्ट टू टी एट प्रेशर कितना, पी, ठीक है। अब हम इक्वेशन जो हमारे पास ये मिला, तो इक्वेशन नंबर आपका आ गया 7, गौर समझिएगा, इक्वेशन नंबर आ गया आपका 7। अब जो इक्वेशन नंबर 7 है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वी, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन नंबर 7 विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी किसके, विथ रेस्पेक्ट टू टी एट
कांस्टेंट भी। ठीक है, अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, ध्यान रखेंगे रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, डेल क्यू अपॉन में डेल भी इंटू डेल क्यू अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू क्या, डेल ई अपॉन में डेल वी और डेल ई अपॉन में डेल टी और प्लस में पी। ध्यान रखेंगे यहां पर लिखेंगे डीपी अपॉन में क्या, किस रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो डेल टी और इंटू क्या भी। ठीक है, तो इसी को अगर हम डायरेक्ट लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर क्यू अपॉन में डेल वी इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर ई अपॉन में डेल वी इंटू डेल टी और प्लस डेल पी अपॉन में डेल टी, डेल पी अपॉन में डेल टी इंटू कितना भी। ये इक्वेशन नंबर आपके आ गया 8। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोग लिख लिए, 8 इक्वेशन आ गया। अब हम लोग आ रहे हैं अगले इक्वेशन की तरफ। क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है इसलिए हमको छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, दिख तो रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, अब देखो नीचे लिखो कि इफ q इज अ स्टेट फंक्शन, देखो यहां पर इफ q इज अ स्टेट फंक्शन, इफ q इज a state function then dq perfect differential for, then dq perfect differential for following relationship। क्या होता है फॉलोइंग रिलेशनशिप, डेल स्क्वायर क्यू अपॉन में क्या होता है, डेल वी इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर क्यू डेल टी इंटू डेल वी। ठीक है, अगर यहां पर एनर्जी की जगह पर हम हीट को लें तो हमारे पास ये इक्वेशन होता कि स्टेट फंक्शन अगर होता तो इसके पास इक्वेशन ये मिलता, ये इक्वेशन मिलता। पर इक्वेशन को आप गौर से देखो, ये इक्वेशन नंबर छठा डेल स्क्वायर क्यू डेल टी इंटू डेल वी ये तो मिल रहा है, लेकिन डेल स्क्वायर ई जो है एक बगल में, देखो ये दोनों एक दूसरे के टर्म में आ रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान रखें, अगर ये बगल में हमारे पास डेल स्क्वायर पी और डेल स्क्वायर टी इंटू भी नहीं होता तो ये इक्वेशन आपस में क्या होते, बराबर हो जाते, और ये दोनों आपस में बराबर हो जाता तो ये एक स्टेट फंक्शन हो जाता। फिर समझो, अगर आप 6 नंबर और 8 नंबर इक्वेशन को देखो तो इनके ये साइड में और ये साइड ये दोनों आपस में कॉमन है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, ये डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल टी इंटू भी एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया। ठीक है, जब एक्स्ट्रा टर्म आ गया तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये एक दूसरे को बराबर नहीं होने दे रहा है, और जब बराबर नहीं होने दे रहा है इसका मतलब कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा टर्म यहां पर आ जा रहा है। अगर ये नहीं होता तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो क्यू होता है एक स्टेट फंक्शन हो जाता, पर यहां पर स्टेट फंक्शन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन यहां पर बराबर नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके राइट साइड दोनों आपस में बराबर नहीं है। आई बात समझ में। अब इक्वेशन नंबर 5 और 8 को देखें, गौर से देखना। फ्रॉम इक्वेशन 6 और 8, 6 और 8 से देखो, यहां देखो डी क्यू अपॉन डेल टी, डी क्यू स्क्वायर डी टी इंटू डी वी, ये आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में, इनके देखो इनके एलएचएस आपस में क्या है, बराबर है, तो इनके आरएचएस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर ई अपॉन में डेल टी इंटू डेल वी इज इक्वल टू क्या, डेल स्क्वायर ई अपॉन में डेल वी इंटू डेल टी और प्लस डेल पी अपॉन में डेल वी और इंटू क्या, सॉरी टी इंटू में क्या, भी। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर आप 9 मान लो। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, ये 9। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 9 आ गया, तो बट ई क्या है, ध्यान रखेंगे एनर्जी देखो क्या है, एक स्टेट फंक्शन के रूप में काम करता है। ई जो है, ध्यान रखेंगे क्यू एक स्टेट फंक्शन नहीं होता है, लेकिन ई क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है।
ई क्या होता है, ध्यान रखेंगे, क्यू एक स्टेट फंक्शन नहीं होता है, पर ई क्या होता है, ई इज अ स्टेट फंक्शन। ई क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। जब ई एक स्टेट फंक्शन होगा तो उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर ई अपॉन में डेल टी इंटू डेल वी, डेल स्क्वायर ई अपॉन में डेल वी इंटू क्या, डेल टी। अगर स्टेट फंक्शन होगा तो इसका इक्वेशन ये होगा कि नहीं होगा। इक्वेशन नंबर इसको 10 मान लो, ठीक है। अब बताओ इसका LHS आपस में क्या है, बराबर है। तो इस, अब जरा गौर से देखो, इनको आपस में माइनस करोगे, इसमें से इसको घटा दोगे तो क्या होगा, ये इधर से ये कट जाएगा, इधर से ये कट जाएगा, बच क्या जाएगा। तो सबस्ट्रेटिंग फ्रॉम 9 माइनस 10, 9 में से 10 घटाओ, 9 में से 10 घटाओगे, सबस्ट्रेटिंग फ्रॉम 9 माइनस 10, 10 9 में से 10 घटाओगे, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, बच जाएगा कितना, ये बचेगा। तो कितना लिख सकते हैं, डेल पी अपॉन में डेल टी इंटू भी इज इक्वल टू कितना, 0। ये इक्वेशन नंबर आ गया आपका 11। ये हमारा फाइनल इक्वेशन निकाल कर आता है, ठीक है। यहां से लिखो, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू रॉन्ग एज्यूम्पशन अबाउट क्यू, therefore q is a path dependent function, it may be a state function under certain condition। ध्यान रखेंगे, क्यों एक पाथ फंक्शन है, क्योंकि पाथ फंक्शन इसीलिए है कि इसका इक्वेशन जो है, इस अगर ये स्टेट फंक्शन होता तो इक्वेशन ये हमारे पास मिलता, लेकिन हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक तरफ तो हमको मिल जाता है पर दूसरे तरफ जो है हमें नहीं मिलता है, इसीलिए ये जो है स्टेट फंक्शन नहीं, सॉरी ये स्टेट फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। स्टेट फंक्शन नहीं है इसलिए क्या है, ये एक पाथ फंक्शन के रूप में काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आपका 17.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ, ठीक है। चलिए बना लीजिए, आज इतना ही, हम अगले क्लास में मिलेंगे तो आपको वर्क का पूरा सिस्टम सिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।